बेयर एक्ट है आप लोगों के पास? अगर है तो निकाल लीजिएगा ना, कल बात हो गई थी बेयर एक्ट लाना है ना? और कल हमने जो चार्ट बनाया था आपको याद है ना? अब मैं उसको बार बार नहीं निकालूंगा। भारत निर्वाचन आयोग आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? और भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। चलो, भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है। और निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली में या लोकतंत्र प्रणाली का आधार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें इनको आधार बनाकर ही पढ़ते हैं, ऐसा हमने आपको बताया था, ठीक है। और अनुच्छेद 324 से 329 तक एकमात्र आर्टिकल हमारे महत्वपूर्ण है, वो है कौन सा? अनुच्छेद 334 324 है ना। अनुच्छेद 324 कौन से भाग में है? ये भाग नंबर 15, ठीक है, बगल में लिख लीजिएगा भाग 15।
क्या? तो आप अभी शांति से बैठे, पहले दिन आए हो। अब आप पहले दिन सोचोगे कि सब समझ में आ जाए, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है? बीचों बीच में समझ में नहीं आता है क्या? ठीक, चलो। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से कहाँ तक है? 329 तक। और हमने कहा कि हमारी पूरी प्रणाली का नाम क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली है ना? और उसमें उसका हमने लिखा क्या? आधार। आधार किस पर आधारित है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन नहीं होगा तो विवाद हो जाएगा ना। इसीलिए विवाद का समाधान कहाँ होना चाहिए? सामान्यतः विवाद का समाधान न्यायालय में होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए ना। लेकिन हमने विवाद का समाधान न्यायालय में नहीं कराया। ऐसा कहाँ लिखा? आर्टिकल 329 में लिखा। ये बात कल हमारी चर्चा के दौरान खूब हुई है ना। अब आज हमारे को केवल फैक्चुअल पार्ट देखना है कि जो हमने लाइनें लिखी है उसी के इर्द गिर्द हमारी बातें हैं या नहीं है ना। तो 329 में हमने निर्वाचन से संबंधित विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं कराया। कहाँ पर? और न ही हाई कोर्ट में करवाया। करेक्ट? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में केस 10 साल चलता है और चुनाव कितने साल में हो जाता है? 5 साल में। तो भाई 5 साल में चुनाव का दूसरा चुनाव आ जाएगा, तब तक के कोर्ट का क्या नहीं आएगा? फैसला ही नहीं आएगा। इसीलिए हमने सारे पावर किसको दे दिए? निर्वाचन आयोग को दे दिया। वो जो कहेगा वही सही होगा, ठीक है। और इससे हमारा निर्वाचन आयोग थोड़ा सा पावरफुल हो गया, है ना। और पावरफुल बनाया जाना भी जरूरी था क्या नहीं? क्योंकि अगर निर्वाचन जैसी प्रणाली कैसी ना हो, स्वतंत्र रूप में काम ना करे और उसका मामला कहाँ चला जाए? सुप्रीम कोर्ट, अर्थात कहाँ चला जाए? उच्चतम न्यायालय में चला जाए, तो ये पूरी की पूरी प्रणाली कोलैप्स हो जाएगी ना, ठीक है। इसीलिए हमने आर्टिकल नंबर 324 में हर वो चीज़ डाल दिया जो हमारे निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और कैसा बनाए? निष्पक्ष बनाए। चलिए, तो अनुच्छेद 324 बेयर एक्ट सबके पास होना चाहिए ना। उसमें भारत में लिखा है निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है, लिखा है। एक एक शब्द कीमती होता है। निर्वाचन के, हाँ, साथ में आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है। निर्वाचन के, हाँ बोलिए। अधीक्षण, अधीक्षण का मतलब होता है सुपरविजन करना, है ना। निदेशन मतलब डायरेक्शन करना। और क्या लिखा? नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल। किसके पास होगा? एक निर्वाचन आयोग के पास होगा। एक निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा लिखा। इसका मतलब भारत में पूरे भारत के चुनाव कराने के लिए क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। अब इस निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या क्या काम किया जाएगा? ठीक, निर्वाचन का पहला नंबर क्या बोला? अधीक्षण, दूसरा निदेशन यानी डायरेक्शन, और तीसरा नियंत्रण। तीनों काम है, ठीक। ये तीनों शब्द भी पीटी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? 324 है ना। चलो, अब उसी आर्टिकल 324 के भीतर लिखा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो संसद के अधीन, संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन कराएगा। साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी क्या कराएगा? निर्वाचन कराएगा। निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा। तमाम काम उसी के पास होगा। मतलब निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराएगा? ये पीटी का प्रश्न होता है। पहला, संसद का चुनाव। अब संसद में कितने सदन होते हैं? 2, एक
लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, है ना, किसमें, संसद में। इन दोनों का क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। संसद के अंतर्गत लोकसभा और क्या आया, राज्यसभा। संसद के बाद क्या लिखा, विधानमंडल, है ना। तो विधानमंडल, राज्यों के क्या लिखा है, विधानमंडल। अब विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, विधानसभा और विधान परिषद, अगर किसी राज्य में हो, ठीक है। तो उन दोनों का चुनाव भी ये करवाएगा, विधान सभा और विधान परिषद। चलिए अगला नंबर क्या है भाई, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अब हम लोग एक चीज पढ़कर आए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम एक साथ सारी चीजों को सोचेंगे। अभी किस आर्टिकल पर बात हो रही है, 324 में ये बोला गया कि निर्वाचन जो हम कराएंगे उसका अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में होगा। निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या होगा, तो ये 3 काम है मुख्यतः। अब इसके सब ऑर्डिनेट बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो बाद में होगा, लेकिन मूल काम है पहला किसका चुनाव कराना, संसद का चुनाव। संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। दूसरा नंबर विधानमंडल का चुनाव कराना, जिसमें विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना। ठीक। अब संसद और विधानमंडल का चुनाव कराने के दौरान यदि क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, विवाद हो जाए, तो ऐसे विवाद के लिए कहाँ नहीं जाओगे, उच्चतम न्यायालय नहीं जाएंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या हो, निर्वाचन हो, और उसके लिए क्या हो जाए, विवाद हो जाए, ठीक है, तब इसके लिए हमने जो पहले पढ़ा वो अनुच्छेद कौन सा था, 71 था, है ना। और उसमें क्या बोला गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का समाधान अनुच्छेद 71 में कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ऐसा लिखा है कि नहीं, ठीक है। और यहां पर देखिए, संसद और क्या, विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो अनुच्छेद कौन सा आया, अभी बोला था हमने 329 के तहत। यहां पर कितना अनुच्छेद था, 71। यहां कितना है, 329 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ एवं लिख दूं, किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा, ये याद रखना है, न्यायालय में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अब हमारे को एक साथ सब कुछ सोचना है। पहला, निर्वाचन आयोग का काम है निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करना। उसका अगला काम देख लिया, ये तीनों, और तीनों के अंतर्गत हमारी बातें भी कैसी हो गई, एकदम क्लियर है। अगले नंबर पर नीचे डैश लगाओ, क्या लिखा, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे यदि कोई हो जो राष्ट्रपति समय समय पर क्या करे, नियत करे, मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग डैश करके लिखना है। उसमें कहा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा। आज ही एक नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई है, याद रखिएगा, आज के पेपर को पढ़ना, है ना। राजस्थान के रहने वाले हैं और भारत में पहले दलित मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में वो बने हैं। आज का पेपर अनिवार्यतः पढ़ना है ना। सेमारिया उनकी सरनेम है, आप देख लेना, पेपर में मिलना चाहिए। क्या होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य। अब मुख्य तो नहीं हो सकता ना, मुख्य की जगह क्या होंगे? अन्य। अन्य हाँ निर्वाचन आयुक्त होंगे। सही है, चलो आगे बढ़े। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान से सुनना है। भारत जब आजाद हुआ और पहली बार जब चुनाव हुआ तो चुनाव कराने के लिए 89 तक केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था बस। कब तक? 89 तक मात्र एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। 2 अन्य नियुक्ति जो अन्य आयुक्त आए वो 89 से आए, तो वहां बस 89 लिख दो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 अन्य कब से आए? 89 से आए। इसके पहले केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। अब देखो, ये जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो हमने पढ़ा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी। इनकी नियुक्ति दोनों की भी किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी, दोनों की भी। तो अच्छी बात है कि दोनों की नियुक्ति कैसे हो रही है। अब मैंने राष्ट्रपति द्वारा लिखा, इसका मतलब आप समझ जाओगे ना क्या कहने का मतलब है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति द्वारा। देखो, एक एक लाइन पढ़ना, ध्यान से सुनो, और उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन जाए वो बनाते भी जाना है। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग किन किन का निर्वाचन कराता है, ये पीटी का प्रश्न है। बन गया। किसका किसका? संसद का, हाँ, विधानमंडल का और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का। ये पीटी का प्रश्न है। दूसरा, निर्वाचन आयोग कब तक एक सदस्यीय था? 89 तक एक सदस्यीय था, और 89 से क्या हो गया? 2 सदस्यीय हुआ, फिर बाद में 1 सदस्यीय फिर बनाए, फिर बहुसदस्यीय हो गया। और आज भी कैसा है? 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। दोनों की नियुक्ति सबकी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब आते हैं कि भाई ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको बनाओगे? उसके लिए क्या योग्यता होगी? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कितने साल प्रशासन में काम होना करना चाहिए? इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? कितनी योग्यता होना चाहिए, कुछ भी लिखा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के किस रूप में काम करेगा? अध्यक्ष के रूप में। किसके रूप में? तो यानी इनका अध्यक्ष 3 लोग हो गए, तो अब 3 में कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए भाई? अध्यक्ष कौन होगा? वहां लिख दिया हमने। ठीक है, थोड़ा गैप बनाकर लिखिएगा। चलो आगे बढ़े। लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद की प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के पालन की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितना वह आवश्यक समझे। यानी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो मैं यहाँ निर्वाचन आयोग में यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसकी नियुक्ति करेंगे? मतलब हर राज्य में एक क्या होगा? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होगा। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यदि आपको चुनाव के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, हर राज्य में भी एक एक चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? ये तो सेंट्रल लेवल पर काम करने वाले 3 लोग हैं। अब प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की अगर जरूरत पड़ती है, यदि क्या हो, हाँ आवश्यकता हो, ठीक है ना, यदि क्या होगी? आवश्यकता हो, तो कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। यहाँ हो गया राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी जरूरत पड़ी तो यहाँ लिखा है, ऑप्शनल हो गया ये तो ना, यहाँ क्या लिखा? यदि आवश्यकता हो तब ना। चलो आगे बढ़े। अगला नंबर, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पद अवधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। ठीक है।
चलो अब आते हैं इधर, एक अगला मुद्दा है जो थोड़ा जटिल और भेदभावता वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे? आगे ये कहा गया कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसमें पहले नंबर पर कौन आदमी है भाई? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमने 89 से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए, और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त यदि क्या लिखा है, आवश्यकता हो तो कौन बनाएगा? ये 3 नंबर हो गए। इनमें अगर हमको इन निर्वाचन आयोग को क्या बनाना है? स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने वाले प्रावधानों पर हम चर्चा कर चुके कि इनको हटाए जाने का प्रावधान कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। तो हटाओगे कैसे? नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति द्वारा। यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं हटाया जाना। ठीक है, तो हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान हटाओगे। ठीक है ना? किसके समान? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान हटाया जाना, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते कैसे हो आप? कहां से हटाते हो? महाभियोग द्वारा। ठीक है, कैसे हटाओगे? महाभियोग द्वारा। अब देखो ध्यान से भाई, लिख दिया किसके द्वारा हटा रहे? महाभियोग द्वारा। अब यहां पर भेदभाव क्या है? यहां देखो इधर, आप यदि इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हो, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हो तो कैसे हटाते हो? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान महाभियोग द्वारा हटा देते हो। लेकिन ये जो 2 थे दूसरे यहां है ना, कौन से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, उनकी नियुक्ति किसने किया? किसने? राष्ट्रपति ने क्या किया है? नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया। लेकिन जब मामला किसका आया? हटाने का आया इनको, तो महाभियोग से नहीं हटाया गया, जबकि वो भी बराबरी के हैं। ठीक है, इनको हटाया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ऐसे ही हटा दिया गया। अब यहां ध्यान से सुनना है, मसला क्या होता है। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया है? यहां देखो भाई, इधर अब लिखना बंद करो। पहला नंबर ये था कि 89 तक, ध्यान से देखिए, है ना, 89 तक एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, अकेले पूरा काम संभाल लेता था। ठीक अगर आपको याद हो तो 1991 तक हमारे देश में 84 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या पढ़ चुके हैं अपन लोग? पढ़े ना? उसके पहले 68 करोड़ थी, फिर 84 करोड़ हुई, फिर 102 करोड़ हुई, फिर 121 करोड़ हुई। जनसंख्या का आकार क्या होने लगा? बढ़ने लगा, मतलब काम का भार बढ़ने लगा। तब जब काम का भार इन पर बढ़ा तो राष्ट्रपति ने सोचा कि क्यों नहीं 2 अन्य लोगों को ला लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? एक तो काम का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, दूसरा ये लोग आगे चल कर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाएंगे, काम भी सीख लेंगे। काम भी कौन? 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त क्या करेंगे? काम भी सीख जाएंगे, और काम सीखकर फिर क्या बन जाएंगे? वरिष्ठता क्रम में जिसकी उम्र ज्यादा होगी, अनुभव ज्यादा होगा, वो क्या बन जाएगा? तो यहां पर लगातार मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुभवी व्यक्ति आ जाएगा, जो पहले से कहां पर काम कर चुका है? अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम कर चुका है। वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? अनुभवी है, और अनुभवी व्यक्ति आना चाहिए। ये बात बड़ी अच्छी थी, सही है। लेकिन इनके बीच में विवाद भी हो गया। ऐसा कई बार देखा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विवाद हो गया। अब विवाद हो जाएगा तो पूरा निर्वाचन की प्रणाली, जो हमारी कौन सी प्रणाली, देखो अच्छे से, लोकतांत्रिक प्रणाली है, ये तो ध्वस्त हो जाएगी।
कि अरे ये क्या चल रहा है यार, निर्वाचन आयोग के बीच ही क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। कल आपने देखा होगा इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ और इसके पहले वाले के सिवान के बीच उनकी पुस्तक आने के कारण एक विवाद चालू हो गया है, हुआ है ना। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि दो इसरो जैसे संगठन के अध्यक्ष आपस में क्या करें, विवाद करें। तो ऐसा ही अगर मान लो निर्वाचन आयोग में क्या हो जाए, विवाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब फिर अगर आप इनको भी हटाने का प्रावधान कैसा कर दो, महाभियोग से, तो ये कभी हटेंगे नहीं और इधर विवाद जारी रहेगा। इसीलिए इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कल चाहे तो कल हट जाएंगे, कल चाहे तो कल हट जाएंगे। कौन, ये दो अन्य भी और प्रादेशिक वाले भी, ताकि किसी भी प्रकार का निर्वाचन की प्रणाली में क्या नहीं होना, विवाद नहीं होना। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार ही क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन है। यहाँ कोई विवाद नहीं चाहिए और जनता का विश्वास इस आयोग पर है कि ये निष्पक्ष चुनाव कराता है, नहीं तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सोचो, एक आदमी चुनाव हारता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, और जब वो हारता है तो क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है ना। तो फ्रस्ट्रेट आदमी को अगर ये लग जाए कि हमारा चुनाव कैसा हुआ है, अरे भाई कैसा नहीं हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, है ना। तो वो तो और क्या करेगा, विवाद करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहीं पर भी हमने विवाद की संभावना नहीं रखी है, याद रहेगा। इसीलिए ये दो अन्य को किसकी सिफारिश पर हटाते हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा देते हैं। चलो, अब निर्वाचन आयोग को हमको बनाना था कैसा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, लिखो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाना था, ठीक है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए पहला, वेतन भत्तों में क्या नहीं होगी, कटौती नहीं, वेतन भत्तों में कटौती नहीं। एक काम है ना, वेतन भत्ता संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर कैसा व्यय होगा, भारित व्यय होगा, है ना। क्या बोले, कटौती का मतलब पैसा काट देना, सही है। अगर कोई वेतन किसी को 200 रुपया मिलता है तो आपने अपनी मर्जी से उसका 50 रुपया वेतन काट दिया, उसको क्या बोलते हैं, कटौती बोलते हैं। लेकिन इनका वेतन में से कटौती नहीं हो सकती, सही है, याद रहेगा ना। जी हाँ, चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाएं क्या। अब हमारे को स्वतंत्र और क्या बनाना था, निष्पक्ष बनाना था। किसको, निर्वाचन आयोग को क्या बनाना था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाना था। और स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी ऐसा प्रावधान कर दिया। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिएगा, इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपया महीना, है ना। वेतन कितना है, 2.2 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। किसको, चलो हो गया। अगला, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए अगला नंबर डैश, जो पीटी का प्रश्न होगा वहां लिख दें। अब ये रिटायर्ड कब होंगे, है ना, या तो इनकी उम्र हो जाए 65 वर्ष की आयु तो रिटायर्ड हो जाएंगे, या 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का कार्यकाल, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वैसा हम इनको रिटायर्ड करेंगे।
तो 65 वर्ष की आयु या क्या लिखा, 6 वर्ष का कार्यकाल, इसमें व्यक्ति क्या हो जाएगा भाई, रिटायर्ड होगा। रिटायर्ड को क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्त हो जाएगा। हो गया। हो गया क्या। अब यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड हमने प्रावधान लिखे, इसके अलावा इधर बगल में लिखना है लेकिन शब्द, बगल में लिखेंगे और लेकिन शब्द लिख करके डैश मार देंगे, है ना, लेकिन डैश मारकर पहला नंबर। ठीक, जो हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न अगर पूछा जाएगा तब ये काम आएगा, है ना। वेतन भत्ता संचित निधि पर भारित व्यय 2.5 लाख होगा, इतने उम्र होगी तब सेवानिवृत्त हो जाएगा। वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन पहला नंबर, इनकी नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान नहीं, नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान नहीं, ये सबसे खराब है, बताया था, है ना। नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान नहीं, योग्यता का प्रावधान नहीं, ये खराब बात हो गई, ये तो हो गई ना। नंबर 2, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, निवृत्ति के बाद कहीं भी नियुक्ति हो सकती है, ये भी गलत है। ये तो कहीं भी क्या हो सकती है, नियुक्ति हो सकती है, जैसे होना नहीं चाहिए था, हो सकती है। तीसरा नंबर, पहला नंबर क्या लिखा, नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान नहीं। दूसरा, सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी नियुक्ति हो सकती है, इसका मतलब उनकी निष्पक्षता पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, नियुक्ति कौन करता है भाई, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लिखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए सत्ता पक्ष से नजदीकी रखने वाले, सत्ता पक्ष से नजदीकी रखने वाले, सत्ता पक्ष से नजदीकी रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है, व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। ठीक, इस बात से आप परिचित हैं पहले से, है ना, राष्ट्रपति वाले मसले से। चलो, पहला काम है हमारा कि जो जो आर्टिकल हमारे को दिए गए उनसे रिलेटेड प्रावधान पहले तैयार कर ले। हमने 2 आर्टिकल तैयार कर लिया अभी, 324 और 329, क्योंकि दोनों एक साथ ही पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ते, है ना। चलो, अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 325 और इसकी भी कहानी सुनते हैं। यहाँ पर सुन लिया सबने कहानी। एक सदस्य कब तक था, 89 तक था। फिर हमने सब कुछ प्रयास किया है कि इसी के भीतर डाल दिया, डल गया। लिखते समय आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिखिए, क्योंकि परीक्षा के दिन हमको जल्दी से क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है, तो इधर उधर अस्त व्यस्त चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट पहले से बना है वही हमारा काम आना चाहिए, आना चाहिए ना। और फिर इसका हम एक तुलनात्मक चार्ट लास्ट में बना देंगे, जब सब पढ़ के हो जाए तब विश्लेषण, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 325, चलो लिखो। 325 में लिखा है, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर, चलो क्या लिखा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति और क्या लिखा, लिंग
के आधार पर किसी व्यक्ति का धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली बनती है ना। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति उसमें शामिल हो जाएगा। किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, कोई आदमी किसी भी धर्म का हो, वो कहाँ शामिल हो सकता है? निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकता है। इन आधारों पर उसको क्या नहीं बनाया जाएगा? अपात्र नहीं बनाया जाएगा। एक दूसरा, इनके लिए विशेष निर्वाचक नामावली नहीं बनाई जाएगी। विशेष निर्वाचक नामावली नहीं बनाई जाएगी। हो गया? चलो, यहां तक हो गया क्या? हाँ। अब ये जो आर्टिकल 325 है ना, हाँ ध्यान से देखो, ये वास्तव में भारत शासन अधिनियम 1909 है के विरोध में लाया गया। कुछ समझ में आई बात? वहां पर आपने धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग से, सही है, अलग से क्या बनवाई थी? अरे हाँ, विशेष निर्वाचक नामावली बनवाई थी। कब? 1909 में। ठीक है, 1909 में क्या आया था? हाँ बोलो बोलो। भारत शासन अधिनियम, या इसको हमने नाम दिया था मार्ले मिंटो सुधार। उसमें एक कौन सा प्रतिनिधित्व आया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया था कि नहीं? और उसमें हमने अलग से क्या बनाई थी? हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई थी। उसका विरोध करने के लिए हमने कहा कि भाई ऐसा अब नहीं चलेगा। वो चल गया किसके काल में? अंग्रेजों के काल में चल गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के तहत मुसलमानों के लिए अलग से क्या बनाया था? निर्वाचक नामावली। किस आधार पर बनाया था? धर्म के आधार पर। इस्लाम धर्म वालों का अलग है ना, मुसलमानों के लिए बनाया था कि नहीं? उसका विरोध हमने अनुच्छेद किस में लाया? 325 में लाया। कुछ समझ में आई बात? ये बातें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। चलेगा? है ना, ये हमारा पार्ट है किसका भाई? नोट का पार्ट है। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो, अंग्रेजों ने जो जो गलत किया उसको हमने अपने संविधान में क्या किया? सुधार किया। ये हमारा रिवीजन का पार्ट भी है और दोनों काम चल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। तो अब हमारे यहाँ पर न तो किसी धर्म के आधार पर, न किसी मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई अलग से नामावली नहीं बनेगी। सबका नाम एक ही जगह पर होगा। आ जाए। 325 किसको सुधार दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सुधार था। और भारत में सबको क्या बना दिया गया? एक समान बना दिया गया। स्वतंत्र होने के बाद सब समान हो गए। बिल्कुल सही किया। अगला नंबर आते हैं अनुच्छेद नंबर 326। आ जाए। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा? 324 के बाद कौन सा आया? 325 समझ में आ गया। अब आ जाए 326। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। हमारे पास में निर्वाचन आयोग कितने चुनाव कराएगा? 3। पहला संसद अर्थात
लोकसभा और राज्यसभा का, विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का, और तीसरा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का। अब यहाँ पर बारीकियां समझना है, ठीक है। हमने इसलिए इनको अलग अलग लिखा। अब आर्टिकल 326 में लिखा है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, यहां ध्यान से देखो, यानी लोकसभा का चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव, इन दोनों, बाकी नहीं। कौन सा नहीं? राज्यसभा नहीं, विधान परिषद नहीं, हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं। इन दोनों चुनाव में ही आप सामान्य मतदाता भाग ले सकते हो वयस्क होने के बाद। और वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। यहां से कौन आया? केवल लोकसभा और विधानसभा में ही चुनाव में भाग लेते हो ना। आप राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हो क्या? नहीं। राज्यसभा में तो विधायक लोग वोट देते हैं कि नहीं? और विधान परिषद में नगर पालिका के लोग वोट देते हैं, आप नहीं देते। सही है। तो ये बात कहाँ लिखी? 326, और ये पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 326 में क्या लिखा? बोलो। लोकसभा व, हाँ बोलिए, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा में वोट कौन देगा? वयस्क मताधिकार है ना, का निर्वाचन किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, पर होगा। अब यहां पर फिर हमने अंग्रेजों की भूल सुधारी। किसकी? अंग्रेजों की क्या क्या भूल सुधरी, फटाफट देखो, है ना। पहला नंबर, यहां क्या लिखा है भाई? वयस्क मताधिकार। अंग्रेजों ने क्या बदमाशी की थी? देखो, अंग्रेजों ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वही लोग वोट देंगे, जो लोग भरते हैं वो लोग वोट देंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग वोट देंगे। हमने कहा नहीं, जो लोग 21 साल के हो गए वो सभी लोग, चाहे पढ़े हो या अनपढ़ हो, पढ़े हो या अनपढ़ हो, उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। वो आदमी क्या देगा? वोट देगा। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया। किसके किसके लिए चुनाव में? लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में भाग लेने वाला मताधिकार के लिए कितनी उम्र होना? 21 साल होना चाहिए। ऐसा हमने पहले तय किया। 21 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा रहे, कुछ भी रहे। तो बहुत सारे विश्व के विकसित देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने भारत की बड़ी खिल्ली उड़ाई, उनके समाचार पत्रों में खूब चला। देखो कैसा बेवकूफ देश है? यहाँ पर बिना पढ़े लिखे लोग, अंगूठे छाप, जिनको कुछ नहीं समझता, उनको भी वोट देने का क्या दे दिए? अधिकार दे दिए। बोले कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को समझता है कि कौन चुनाव में खड़ा होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। इवन चुनाव में खड़े होने वाला व्यक्ति भी कैसा था? अंगूठा छाप। अब अंगूठा छाप, अंगूठे छाप को क्या दे रहा है? वोट दे रहा है। वो खूब हंसी मजाक करते थे वो। ये देखो इंडिया। हाँ, तो फिर हमने उनको ये बात समझाई कि भाई ऐसा नहीं है। हम भारत के हर आदमी को ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे को क्या मिल गया है? अधिकार मिला है। और ये कहाँ लिखा है? हमारे प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग। सारा पावर किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। ये प्रस्तावना में लिखा ना। इसीलिए पावर हमने कितने उम्र वाले को दिया? 21 वर्ष वाले को पहले दिया। अब जैसे जैसे भारत के लोग समझदार होने लगे, स्कूल में पढ़ने लगे, हमारा याद होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1951 में केवल 18% लोग क्या थे? शिक्षित थे। 100 में से कितने? 18 लोग पढ़े थे बस, जब भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है। अब हमने धीरे धीरे 21 वर्ष की उम्र को क्या किया? घटाया, क्योंकि लोग 12वीं तक क्या करने लग गए?
पढ़ने लगे, 18 वर्ष वाला 12वीं तक पहुंच गया, उसको समझदार हो गया वो, है ना। तो कई लोग ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने के बावजूद भी क्या नहीं हो पाते, समझदार नहीं हो पाते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन क्या होते हैं, समझदार होते हैं, उनको समझता है कि समाज क्या है ना, और भी सब चीज़ें क्या होती है, ठीक। तो इस आधार पर 21 वर्ष की आयु को हमने घटा के कितनी कर दी, 18 वर्ष की आयु कर दी। और 18 वर्ष की आयु करने के लिए भारत में एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 89 में हुआ, ठीक है। अब आयु कितनी हो गई भाई, 18 साल की उम्र वाला हर व्यक्ति क्या बन जाएगा, मतदाता बन जाएगा, और 17 तारीख को जाकर के क्या देगा, वोट देगा, ठीक है ना। तो वोट देने के लिए छुट्टी होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो लोकतंत्र का पर्व है, त्योहार है। यानी हमारे लिए होली से दीपावली से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है भाई, हाँ 17 तारीख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 तारीख को पहले चुनाव में भाग लेंगे, उसके बाद में अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे, किसी को फ्लाइट मिले तो किसी को ट्रेन मिले, किसी को बस मिले, और किसी को कुछ नहीं मिले तो 11 नंबर की बस मिले। कितने नंबर की बस मिले, 11 नंबर की बस एवरग्रीन बस है। कौन सी, 11 नंबर की बस जानते हो कि नहीं, चलो जानते हो, ठीक। पीटी का क्वेश्चन कौन सा है भाई, हाँ हाँ बोलो, हाँ 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, एक। दूसरा, हमारा जो वयस्क मताधिकार यानी आप आम नागरिक जो है वो 2 जगह भाग लेते हैं, पहला और दूसरा राज्यों की विधानसभा में चुनाव में भाग लेते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चलो, अनुच्छेद नंबर 327, अनुच्छेद नंबर 327 चलो, विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में संसद को पावर दिया गया है ना। यहाँ लिखो, विधानमंडल के निर्वाचन के संदर्भ में, निर्वाचन के संदर्भ में संसद की विधि बनाने की शक्ति है ना। विधि बनाने की क्या होगी, शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संसद की विधि बनाने की शक्ति किसके लिए, ए विधानमंडल के निर्वाचक नामावली हेतु, निर्वाचक नामावली हेतु, ठीक है ना। बी परिसीमन हेतु। अब सोचो, हमारा प्रयास ये होता है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें रहे। जैसे संविधान सभा का जब हमने चुनाव कराया था तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी चुना था। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य में जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़े और किसी राज्य में कम बढ़े, तब हम कई सारे क्षेत्रों को काट करके ऐसा क्या बना देते हैं, क्षेत्र बनाते हैं निर्वाचन का, और हर जगह से कितनी सीटें जीतते हैं, एक एक सीट बनाते हैं। तो कोई क्षेत्र क्षेत्रफल में बड़ा होता है लेकिन जनसंख्या में छोटा हो सकता है। जैसे आपके ज़िले में जिस जगह आप रहते होंगे उस जगह में जो भी निर्वाचन में खड़ा विधायक होगा, है ना, वो एक होगा वहाँ पर उस ज़िले में, या उस ज़िले में 5 या 6 होंगे, उसमें बहुत सारे गांव भी शामिल होंगे। लेकिन आप देखिएगा इंदौर में, इंदौर उत्तर, इंदौर पश्चिम, इंदौर दक्षिण, इंदौर पूर्वी ऐसा लिखा होता है ना, और वहाँ पर क्या हो गया, एक छोटी सी जगह में कितने 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं। कहाँ पर, इंदौर में। किस आधार पर हो रहा है ऐसा, जनसंख्या के आधार पर क्या हुआ, परिसीमन हुआ। ठीक इस परिसीमन हेतु बनता है परिसीमन आयोग। लिखो क्या बनता है, परिसीमन आयोग। और इस परिसीमन आयोग के बारे में हमारे अनुच्छेद 82 में लिखा था, याद कर लो। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 82 याद आ रहा है।
प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनेगा। तो परिसीमन आयोग अनुच्छेद किसके तहत बना? 82 के तहत पहला बना 1900। पहली जनगणना कब हुई स्वतंत्रता के बाद? अरे भाई पहली जनगणना 1951 में, है ना। तो पहला परिसीमन आयोग बना 1952 में। 1952 प्रत्येक जनगणना के बाद बनता है, ये बात हो गई है। और मैंने परिसीमन आयोग शायद पहले भी लिखा दिया हूँ, एक बार लिखा दिया, फिर भी लिख लो। 1952 प्रथम परिसीमन आयोग। प्रथम परिसीमन आयोग कब बना? 1952 में। और इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने आपको लिखाई है ना। 1952 के बाद नंबर 2 1962 में दूसरा, 1972 में तीसरा, 1962 में दूसरा, ठीक है। तीसरा 1972 में तीसरा, और चौथा 2002 में चौथा। यानी अब तक कितने परिसीमन आयोग बने? 4। अब अगला परिसीमन आयोग बनेगा 2031 में। कब? 2026 के चुनाव के बाद, ऐसा कहा गया है। चलो आगे बढ़ जाएं। अनुच्छेद कौन से के तहत बनाते हो भाई? 82। अब हम कहां तक पहुंच गए? हाँ देखो, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में किसको बनाने की शक्ति है? यहां पर 328 लिख लो। काम का बिल्कुल नहीं है, चाहो तो नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख लो 328। राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उस राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि बनाना। राज्य के विधानमंडल के लिए है ना, के निर्वाचन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाना, यदि संसद न बनाए। याद रहेगा, कौन न बनाए? संसद न बनाए। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाना यदि संसद न बनाए। ठीक, कोई काम का नहीं है। 329 पहले से पढ़ चुके हो क्या? अरे निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन के मामले में 29 लिख लो। निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। हो गया? नीचे नोट लिखो जल्दी से। नोट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डेस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है भाई? 25 जनवरी। कोष्टक में लिखो 2011 में पहली बार मनाया गया। नंबर अगला डेस में लिखो। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए। 51-52 में संपन्न हुए। अगला नंबर ईवीएम, जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग 1982 में
1982 में केरल के पारूर विधानसभा में किया गया। पारूर विधानसभा में किया गया। नीचे आ जाओ। मध्य प्रदेश में अगला नंबर 1998 में, मध्य प्रदेश में 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश में 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग किया गया। चलो, मतदान के समय उपयोग होने वाली स्याही, मतदान के समय उपयोग होने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। हो गया। चलो, अब बस एक चीज़ लिखना है जो परीक्षा में पूछी जा चुकी है ना, और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, है ना। चलो, हेडिंग डालो। चुनाव सुधार के लिए गठित समितियां। चुनाव सुधार के लिए गठित समितियां। बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। चुनाव सुधार के लिए गठित समितियां। समिति, वर्ष, सिफारिश, 3 खंड होगा। समिति का नाम है यहाँ, वर्ष और सिफारिश क्या, ठीक है। चलो, पहला नंबर पे लिखो के संथानम समिति। के संथानम समिति ये बनी थी 62 में, 1962 में। सिफारिश लिखो, निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता, समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन। उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता का मतलब कितना पढ़ा होना चाहिए। हाँ जी, न्यूनतम अर्हता, और भी उसमें अन्य सारी चीज़ें शामिल हैं, केवल पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि दूसरा नंबर है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये दोनों के लिए बनी समिति थी 1962 में। उसके बाद 74 में तारकुंडे समिति बनी, और ये पूछी जा चुकी है कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे था, ऐसा पूछा था चुनाव सुधार से। 1900 क्या लिखा, 74। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष। आयु कितनी करना है, 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष। इसके लिए सिफारिश किसने किया था, तारकुंडे समिति ने। और एक होता है राइट टू रिकॉल, का मतलब है कि जनता अगर चाह ले तो किसी प्रत्याशी को हटा भी सकती है ना, उसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल की सिफारिश। राइट टू रिकॉल हो गया। पहले नंबर में के संथानम, दूसरे नंबर पर तारकुंडे, तीसरे नंबर पर दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी
1990 में, और इसने बोला ईवीएम का प्रयोग करो, ईवीएम का प्रयोग। मतदाता पत्र, मतदाता परिचय पत्र जो बना उस पर फोटो लगना चाहिए, पहले नहीं होता था, उसको बोले क्या, फोटो युक्त। ठीक है। अब है टीएन सेशन समिति, चौथा नंबर, टीएन सेशन। ये समिति बनी थी 92 में। सबसे खतरनाक व्यक्ति का नाम है ये, कौन? एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो, एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो, चुनाव लड़ना प्रतिबंधित। हो गया, एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित, टीएन सेशन समिति। उसके बाद बोहरा समिति आई 1993 में, बोहरा समिति 1993 में आई, और इस समिति ने बोला कि आपराधिक प्रवृत्ति की जांच हो, आपराधिक प्रवृत्ति की जांच हो। हाँ जी, ठीक है, या राजनीति के अपराधीकरण की छानबीन के लिए। उसके बाद आते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी है 98 में, 98। उसमें लिख दीजिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए, लोकसभा और विधानसभा का खर्च कौन वहन करे? सरकार वहन करे, वहन करे। जीवन रेड्डी समिति 2011, जीवन रेड्डी समिति 2011 में बनी, और इसने कहा चुनाव के समय राजनीतिक दलों का विलय चुनाव के समय न हो, चुनाव के समय न हो, पहले हो जाना चाहिए। जैसे कि इंडिया बन गया, नाम सुना है? श्यामलाल सकदर समिति, सकधर समिति, ये नई समिति है, 1981 में बनी थी। नई नहीं है ना, कब बनी थी? 1981 में। ये मतदाता परिचय पत्र के लिए थी, मतदाता परिचय पत्र के लिए 2 बन गई, हो गया। और एक लिख लो, वीरप्पा मोइली समिति, वीरप्पा मोइली 2007 में बनी थी, और चुनाव में उच्च नैतिक मूल्यों के लिए, चुनाव में उच्च नैतिक मूल्यों के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए। हो गया क्या? चलो, तो वीरप्पा मोइली समिति है 2007 में, चुनाव में उच्च नैतिक मूल्यों के लिए। अब आपको एक काम दे दे रहे हैं हम, वो लिखना है, हेडिंग डालो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची, ये आपको बनाना है, ठीक है।
जब आप ये बना लोगे तब मैं इस पर चर्चा करूँगा कि आपको याद रह जाए। सही है।